नमस्कार साथियों, एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे इस क्लास में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास यहाँ पर 1857 की यहाँ पर क्रांति की यहाँ पर जो है वो सेकंड पार्ट हमारा रहने वाला है। हम इसमें यहाँ पर क्या क्या चर्चा करेंगे, चर्चा के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पर पिछली क्लास यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर 1857 के कारण के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमें यहाँ पर जो है वो आर्थिक कारण हम यहाँ पर जो है वो अध्ययन कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे यहाँ पर और भी अन्य कारणों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसी के साथ में यहाँ पर जो है वो क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसी के बारे में हमें यहाँ पर मिले कि 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण क्या है। क्या आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण और आप आर्थिक कारण है। अब आर्थिक कारण क्या है इसके बारे में बात करेंगे, सभी पहलुओं के बारे में चर्चा करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है आर्थिक रीजन यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है हमें यहाँ पर कि अंग्रेजों के द्वारा, क्या अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर जो है वो भारतीय लोगों का, सैनिकों का यहाँ पर जो है वो आर्थिक शोषण यहाँ पर किया गया। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो कुटीर उद्योग यहाँ पर जो है वो स्थापित थे। पहले यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं हर भारतीयों के घर में यहाँ पर जो है वो कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे उद्योग यहाँ पर देखने को मिलते थे। इसी वजह से यहाँ पर जो है वो स्वर्णिम यहाँ पर जो है वो भारत यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता था, या फिर सोने की चिड़िया इसी वजह से कहा जाता था, क्योंकि सभी यहाँ पर जो है वो लोग यहाँ पर जो सभी के घर में कहीं ना कहीं एक कोई सा यहाँ पर जो है उद्योग देखने को मिलता था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही अंग्रेज आए तो इनके सभी उद्योगों को यानी कुटीर उद्योगों को समाप्त किया उन्होंने। समाप्त करके क्या किया, इनको जबरदस्ती से यहाँ पर जो है वो फसलें यहाँ पर उगाने के लिए प्रोत्साहन किया गया, कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उस पर जो है वो अंग्रेजों का यहाँ पर जो है वो अधिकार यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। इसी के साथ में बात करें तो यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो रीति रिवाज जो थे, हिंदू रीति रिवाजों में भी यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों का हस्तक्षेप हमें देखने को मिला। जैसे कि अगर बात करें हिंदू रीति रिवाजों में कि सती प्रथा के अलावा यहाँ पर जो है वो पुनर्विवाह, यहाँ पर ये चीज़ें, सती प्रथा को समाप्त किया, पुनर्विवाह को यहाँ पर जो है वो लागू किया। तो ये सभी यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर हस्तक्षेप किए जाने की वजह से भारतीय जो लोग थे, हिंदू धर्म के जो लोग थे, वो यहाँ पर जो है वो काफ़ी क्रोध में यहाँ पर जो है वो देखने को मिले। तो संक्षिप्त में मैंने जानकारी दी। इसी के अलावा यहाँ पर जो है वो काफ़ी यहाँ पर जो है वो व्यवस्था यहाँ पर जो है वो देखने को और भी मिलती है। जैसे कि बात करूँ रैयतवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, जो क्या है यहाँ पर ये एक यहाँ पर जो है वो कृषि व्यवस्था है, वो हम अध्ययन करेंगे। चलिए सभी नोट डाउन करिएगा। सभी अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण, तो ये प्रमुख कारण रहा। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर कर वृद्धि, तो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर जो है वो कर वृद्धि भी यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 1857 का क्रांति का कारण बना। इसके अलावा यहाँ पर अकाल व भूखमरी, बात करें आगे तो आगे यहाँ पर देखने को मिलता है कुटीर उद्योग समाप्त, कुटीर उद्योगों का समाप्त यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता था। ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अंग्रेजों को यहाँ पर विरोध में यहाँ पर जो है वो जनता का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा बात करें तो कच्चे माल, कच्चे या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कृषि, क्या कृषि व कच्चे माल पर अंग्रेजों का अधिकार, तो ये भी कहीं ना कहीं इनका जो है वो कारण रहा। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है, इन सभी कारणों के अलावा हमें अनौद्योगिकरण की नीति, क्या अनौद्योगिकरण
की नीति। तो क्या औद्योगिकरण की नीति यहाँ पर जो है वो अपनाई, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो इसका कारण यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए अनौद्योगिकरण की नीति में हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो छोटे उद्योग थे उनको समाप्त कर दिया गया। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो भारतीय किसानों के द्वारा लोगों को यहाँ पर जो है वो खाद्यान्न फसलों को छोड़कर यहाँ पर जो है वो वाणिज्यिक फसलों का यहाँ पर जो है वो उत्पादन यहाँ पर किया जाने लगा। यानी अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती से यहाँ पर जो है वो भारतीय किसानों के द्वारा यहाँ पर जो है वो खाद्यान्न फसलें उगाई जाती थी, उनको सीमित यहाँ पर दायरा दे दिया गया। यानी कम ही उपजाऊ खाद्यान्न फसलें कम उगाने की इजाज़त, और जो है वो ज़्यादातर वाणिज्य फसलों की ओर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कि वाणिज्य फसलें यहाँ पर जो है वो उगाई जाने लगी। तो बात करें आगे, तो अनौद्योगिकरण की नीति में हमें सबसे पहले तो ये देखने को मिलता है कि भारत यहाँ पर भारत कच्चे माल का क्या बन गया था, कच्चे माल का क्या बन गया, केंद्र बन गया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर भारत में नोट डाल के यहाँ पर लिखिएगा, कि यहाँ पर जो है वो भारत में खाद्य फसल के साथ, या फिर यहाँ लिख सकते हैं खाद्यान्न फसलों को कम व वाणिज्यिक फसलों को अंग्रेजों के द्वारा ज़्यादा उगवाया गया। तो अंग्रेजों के द्वारा दबाव बनाया गया और भारतीय जो किसान थे उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो खाद्यान्न फसलें तो केवल खाद्य रूप में जितनी फसल चाहिए थी उतने ही घर के लिए यहाँ पर पैदा करने के लिए यहाँ पर इजाज़त दी गई। बट उसके अलावा यहाँ पर जो है वो उनको क्या किया गया कि जितनी भी ज़मीन है उसमें आप क्या करोगे, वाणिज्यिक फसल यहाँ पर जो वो उपजाओगे। यानी वाणिज्यिक फसलों में क्या क्या यहाँ पर उगाने की इजाज़त थी। बात करें जैसे उदाहरण कौन सी, वाणिज्य फसल। जैसे बात करें क्या क्या आता है, क्या क्या यहाँ पर उगाया गया, और भारत में यहाँ पर उगाया गया, यहाँ पर कच्चे माल को यहाँ पर जो है वो विदेश में यहाँ पर ले जाया गया, इंग्लैंड में ले जाया गया और वहाँ पर औद्योगिकरण यहाँ पर जो वो किया गया और वस्तुओं का यहाँ पर जो है वो औद्योगिकरण किया जाने के बाद में यहाँ पर वापस से भारत में आकर बेचा जाता था। काफ़ी ज़्यादा मुनाफे के साथ में यहाँ पर बेचा जाता था। इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिला कि भारत के किसान या भारत के लोग यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों से यहाँ पर जो है वो नाखुश थे, क्योंकि रीजन ये था कि कच्चा माल यहाँ पर काफ़ी सस्ती दर में यहाँ पर जो है वो खरीद कर ले जाया जाता था और वापस से उससे वस्तुएं बनाकर वापस से कहीं ना कहीं भारत में बेचा जाता था। इसी वजह से भारतीय किसान या भारतीय लोगों को यहाँ पर जो है वो वही वस्तु यहाँ पर जो है वो काफ़ी महंगे दामों में यहाँ पर जो है वो मिल रही थी। बात करें जैसे कपास, नील, रेशम, रबर, तंबाकू। इसके अलावा हमें यहाँ पर और क्या देखने को मिल रहा है, बात किया हमने कपास, नील, रेशम, रबर, तंबाकू इत्यादि फसल अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों से उगवाया गया। तो ये बात हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये सभी कारण हमें देखने को मिलता है। इन सभी कारण के चलते यहाँ पर एक यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई थी। कब,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक किसान की बात करें हम, व्यवस्था यहाँ पर लागू की, क्या, भू राजस्व, भू राजस्व। तो भू राजस्व व्यवस्था यहाँ पर जो है वो लागू की। उसके द्वारा यहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, 1772 में यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं 1772 की बात कर रहा हूँ मैं, 1772 में यहाँ पर द्वैध शासन यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, क्या, द्वैध शासन। तो द्वैध शासन को यहाँ पर जो है वो समाप्त किया, और द्वैध शासन को समाप्त करने के बाद में यहाँ पर जो है वो फार्मिंग, क्या, फार्मिंग सिस्टम यहाँ पर लागू किया, फार्मिंग सिस्टम जो है वो लागू किया। तो फार्मिंग सिस्टम यहाँ पर जो है वो लागू करने वाले कौन थे, यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है बरेल, बेरल, हेस्टिंग, क्या, बेरल, हेस्टिंग। यहाँ पर जो है वो फार्मिंग यहाँ पर सिस्टम लागू किया गया। उसके बाद में कब की बात हो रही है, फार्मिंग सिस्टम कब लागू किया गया, फार्मिंग सिस्टम यहाँ पर 1772 में यहाँ पर जो है वो लागू किया। इससे पहले कौन सा था, इससे पहले यहाँ पर जो है वो द्वैध शासन यहाँ पर चल रहा था। तो द्वैध शासन को समाप्त करके फार्मिंग सिस्टम यहाँ पर जो है वो लागू किया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, सभी एक बार यहाँ पर जो है वो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब 1772 में यहाँ पर जो है वो क्या, फार्मिंग सिस्टम लागू हुआ। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो 1793 में यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुई, क्या, देखिए स्थायी बंदोबस्त यहाँ पर क्यों प्रारंभ हुई, किसानों के लिए क्यों लागू की गई। स्थायी बंदोबस्त एक ऐसी प्रणाली यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती थी जिसमें यहाँ पर भूमि का स्वामी किसे देखने को मिलता था, जमींदार को। जमींदार यहाँ पर भूमि का स्वामी होता था, और भूमि का स्वामी होने के नाते उसके द्वारा यहाँ पर जमींदार के द्वारा यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश सरकार को कहीं ना कहीं जो टैक्स जो कर था वो कहीं ना कहीं कौन देता था, जमींदार। और जमींदार किससे वसूलता था, जमींदार अपनी जमीन के उपजाऊ जमीन से किसको दिया जाता था, किसानों को देता था। वो जमीन का टुकड़ा उसमें पैदा होती थी, उसका टैक्स वसूल के किसको दिया जाता था, कंपनी को। चलिए बात करते हैं, देखिए स्थायी बंदोबस्त यहाँ पर कब लागू की गई। हम बात कर रहे हैं पहली बंदोबस्त, कौन सी थी, पहली बंदोबस्त, या इसे बोल सकते हैं राजस्व वसूलने की यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती थी। तीन व्यवस्था हमें देखने को मिलती थी। पहली बात करें स्थायी बंदोबस्त, ये लागू कब हुई थी, 1793 ईस्वी में लागू हुई। इस समय यहाँ पर बात करें तो इस समय के यहाँ पर जो है वो कौन थे, पीएम कौन थे, इस समय कौन थे, पीएम कौन थे। तो यहाँ पर जो है वो कौन देखने को मिलता है, यहाँ पर विलियम पिट्स। इसके अलावा बात करें यहाँ पर गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के रूप में कौन थे यहाँ पर नियुक्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर बात करें स्थायी बंदोबस्त यहाँ पर जो है वो कितने प्रांतों में यहाँ पर लागू हुई, या फिर बात करें कितने भूभाग में लागू हुई। तो स्थायी बंदोबस्त यहाँ पर जो है वो बात करें तो स्थायी बंदोबस्त हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती थी। यहाँ पर भारत के ब्रिटिश के 19% भूभाग में, कितने, 19% भूभाग में समझ आऊंगा, कितने परसेंट में, ब्रिटिश जो भारत में ब्रिटिश यहाँ पर स्थान था
ब्रिटिश स्थान यहाँ पर जो है वो साम्राज्य कहीं ना कहीं बात करते हैं, जो ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में था उसमें 19% भूभाग में यहाँ पर जो है वो स्थायी बंदोबस्त यहाँ पर लागू की गई। इसमें यहाँ पर जो है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, पीएम थे विलियम पिट्स। और इसके अलावा बात करें कि कर क्या थे, टैक्स का चार्ज या फिर बोले कर कितना था, तो कर देखिए क्या था यहाँ पर देखने को मिलता था। यहाँ पर देखिए कर यहाँ पर फिक्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था, बट एक थोड़ा आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर कि कर कैसे वसूलते थे। देखिए सबसे पहले इधर बात करते हैं यहाँ पर कर्षक यहाँ पर होता है, कर्षक के बाद में आता है जमींदार, और जमींदार के बाद में बात करूँ यहाँ पर ब्रिटिश सरकार या फिर बोल सकते हैं हम कंपनी। ये 3 बात हो गई। बिचौलिया कौन था यहाँ पर, जमींदार, और जमींदार क्या था, भूमि का स्वामी। क्या था, स्वामी, भूमि का स्वामी। और कर्षक या फिर जो है वो किसान था, जो खेती करता था, और खेती करके जो भी यहाँ पर जो है वो किसकी देगी, जमीन किसकी थी, जमींदार की। जमींदार की जमीन में क्या करता था, कर्षक खेती करता था, और जो भी वस्तु जितनी भी पैदा होती थी उसके यहाँ पर अपना जो है वो कहीं ना कहीं खर्चा निकाल के जमींदार को देता था, और वो जमींदार कंपनी को टैक्स यहाँ पर जो है वो देता था। क्या करता था, कंपनी या ब्रिटिश सरकार को वो टैक्स देता था। बात करें जमींदार कितना टैक्स देता था, टैक्स के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता था कि यहाँ पर देखिए फिक्स यहाँ पर जो है देखने को नहीं मिलता, बट जमींदार ये देखने को मिलता है कि जमींदार जितनी भी उपज का क्या है, उपज का 10% जमींदार रख सकता था। क्या रख सकता था, 10% जमींदार जो है वो उपज का यहाँ पर जो है वो रख सकता था। इसके अलावा जो है वो क्या किया जाता था, देखिए उपज का यहाँ पर 10% यहाँ पर रख सकता था। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो इसको कर्षक को यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर दिया जाता था। उसके बाद में जितना भी बनता है वो कंपनी को लौटाता था। क्या, कंपनी को टैक्स के रूप में देता था। क्या करता था, टैक्स के रूप में कंपनी को देता था। ये सभी यहाँ पर देख, अगर नहीं देता था तो जमींदार जो बनाया जाता था उस जमींदार को यहाँ पर चेंज कर दिया जाता था, उस जमींदार को हटा दिया जाता था। तो स्थायी बंदोबस्त हमें यहाँ पर देखने को मिली 19% भूभाग में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती थी। इसके काफ़ी सारे नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करें नाम, इधर ही बात कर लेते हैं उपनाम। तो यहाँ पर जमींदारी बंदोबस्त, क्या, जमींदारी बंदोबस्त। इसके बाद में बात करें यहाँ पर इस्तेमरारी बंदोबस्त, ये अन्य नामों से कहीं ना कहीं जानी जाती थी। बात करें इसके बाद में सेकंड बंदोबस्त हमें देखने को मिलती थी। सेकंड बंदोबस्त क्या थी, अगर बात करें, पहले हमने बात की स्थायी बंदोबस्त, सेकंड हमें क्या देखने को मिली है, सेकंड हमें यहाँ पर देखने को मिली है रेतवाड़ी। क्या, सेकंड देखने को मिली है रेतवाड़ी बंदोबस्त या फिर व्यवस्था। ये कब लागू हुई, क्या, कब लागू, ये हुई थी कब, 1792। कब, 1792। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है वो रेतवाड़ी बंदोबस्त की, और ये कब लागू हुई, 1792 में। और ये कौन थे उस समय, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर लागू करता कौन कौन थे। तो यहाँ पर उस समय यहाँ पर देखने को मिलते थे थॉमस रो। जो थॉमस रो कौन थे, थॉमस रो थे यहाँ पर कहाँ के, मद्रास के गवर्नर। क्या थे, मद्रास के गवर्नर। तो थॉमस रो वह यहाँ पर कैप्टन रीड के द्वारा यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं संचालित की गई, लागू की गई। तो यहाँ पर किसके द्वारा, थॉमस रो और कैप्टन के द्वारा यहाँ पर जो है वो लागू की। बात करें यहाँ पर रेतवाड़ी बंदोबस्त, यहाँ पर जो है वो सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई,
कितने भूभाग में यहाँ पर जो है वो लागू की गई उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर भारत में ब्रिटिश का 51% भूभाग में लागू किया गया। भूभाग में लागू कितने प्रतिशत में? 51% भूभाग में यहाँ पर जो है वो लागू किया गया। बात करें कर के बारे में बात कर लेते हैं हम। कर, तो कर कितना वसूला गया? तो कर के रूप में यहाँ पर जो है वो कितना देखने को मिलता है? कर के रूप में हमें देखने को मिलता है 55% से 33% तक टैक्स वसूला जाता था। कितना? 55% से 33% यहाँ पर टैक्स जो है वो कंपनी वसूलती थी। जमीन के हिसाब से, उपजाऊपन के हिसाब से यहाँ पर जो है वो टैक्स निर्धारित किया जाता था 55 से 33% या 33 से 55% यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता था। इसके बात करें कि सबसे पहले यहाँ पर जो है वो कहाँ पर यहाँ पर लागू की गई उसके बारे में हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कि सबसे पहले जो रेतवाड़ी व्यवस्था यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? तो यहाँ पर सर्वप्रथम इस व्यवस्था को तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। कहाँ पर किया? तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। इसके बाद में देखिए कब लागू किया था? लागू तो यहाँ पर जो है वो ये कब किया था? सर्वप्रथम किया था यानी 1792 में यहाँ पर जो है वो किया गया। तो सर्वप्रथम तो तमिलनाडु के बारामहल में लागू किया गया। इसके बाद में यहाँ पर बात करें क्या? इसके बाद में यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर मद्रास के क्या गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर थॉमस रो। इनके द्वारा और यहाँ पर देखने को मिलता है कि इनके द्वारा 1820 में क्या? 1820 में मद्रास के गवर्नर जनरल थॉमस रो के द्वारा संपूर्ण मद्रास व मुंबई में लागू किया। तो ये बात हमें देखने को मिलती है उस समय के यहाँ पर गवर्नर जनरल थॉमस रो के द्वारा यहाँ पर जो है वो संपूर्ण मद्रास व मुंबई में यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को यहाँ पर जो है वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त को यहाँ पर जो है वो लागू किया गया। चलिए हमने यहाँ पर इसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल से बात कर ली है। अब इसके बाद में आती है महलवाड़ी। तो महलवाड़ी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले एक बार सभी यहाँ पर जो है वो नोट डाउन कीजिए। इसके चलते चलते यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बात करें हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो कर कौन वसूला जाता था? क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त में यहाँ पर किस तरीके की प्रणाली यहाँ पर अपनाई गई टैक्स वसूलने की? तो टैक्स वसूलने की प्रणाली यहाँ पर आप कह सकते हो, देखिए हमने पहले अध्ययन किया था कि पहले कौन था यहाँ पर? कर्षक था। फिर उसके बाद में कौन था यहाँ पर? जमींदार था। उसके बाद में कौन था? कंपनी। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि कंपनी थी। बट बाद में यहाँ पर जो है वो किस में? ये तो किस में थी? स्थायी बंदोबस्त में। सेकंड में किस में? यहाँ पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त में। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इसमें यहाँ पर जो है वो क्या होती है? किसान होता है। उसके साथ में कौन है? यहाँ पर कंपनी होती है। तो सीधा यहाँ पर जो है वो किसान किसको? कंपनी को यहाँ पर जो है वो अपना कर टैक्स यहाँ पर जो है वो देता था। उसमें यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त में यहाँ पर जो है वो भूमि का स्वामी किसान को माना गया और किसान जो है वो अपनी भूमि का उपजाऊ भूमि का क्या करता था? डायरेक्ट कंपनी को यहाँ पर
तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि किसान यहाँ पर जो है वो संपूर्ण यहाँ पर जमीन भूमि का स्वामी होता था और किसान के द्वारा डायरेक्ट जो है वो कंपनी को यहाँ पर जो है वो टैक्स या कर यहाँ पर जो है वो दिया जाता था उपजाऊ का। और कितना दिया जाता था उसके बारे में बात किया था, 33 से 55% यहाँ पर टैक्स के रूप में वसूलती थी कंपनी। तो ये बात हमें यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट तौर पर आपको याद रखना है। इसके अगले यहाँ पर बात करेंगे, आगे यहाँ पर बात करें किसके बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पर महलवाड़ी बंदोबस्त या महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो वो कैसी थी, उसको क्या क्या किस तरीके से देखा गया था, किस तरीके से लागू किया गया, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अब ये तीसरी हमारी आती है, क्या आती है, तीसरी हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है महलवाड़ी व्यवस्था या बंदोबस्त। महलवाड़ी या महलवाड़ी आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। ये कब यहाँ पर जो देखने को मिलती है, बात करें 1819 में सुझाव दिया। अब सुझाव किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, होल्ट किसके द्वारा, होल्ट मैकेंजी किसके द्वारा, मैकेंजी। तो मैकेंजी के द्वारा यहाँ पर जो है वो क्या किया गया, सुझाव दिया गया। इसके बाद में 1822 में जो है वो महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया। तो इसको क्या किया गया, 1822 में लागू किया गया। अगर बात करें यहाँ पर भारतीय ब्रिटिश का कितना प्रतिशत भूभाग, 30% भूभाग में यहाँ पर लागू किया, क्या 30% भूभाग में यहाँ पर लागू किया गया। सबसे पहले या सर्वप्रथम यहाँ पर जो है वो कहाँ पर लागू किया गया, तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो है वो सर्वप्रथम कहाँ पर, पंजाब व आगरा में लागू किया, आगरा में लागू किया, पंजाब व आगरा में यहाँ पर जो है वो लागू किया। इसके अलावा दो बातें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कर के रूप में कितना वसूला गया, कर कितना, 30% उपज का भाग, 30% उपज का भाग ये देखने को मिलता है। तो हमने ये किसके बारे में बात की, महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में। इसके बारे में अभी आप बात कर ले कि टैक्स वसूलने की यहाँ पर व्यवस्था क्या थी। तो देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता था, टैक्स वसूलने की यहाँ पर प्रणाली क्या थी। सबसे निम्न यहाँ पर भूमि पर जो कार्य करता है वो कौन करता है, कर्षक करता है। इसके बाद में एक समूचे यहाँ पर एक गांव होता है, गांव का एक मुखिया होता है, क्या होता है, मुखिया। गांव का क्या होता है, सेकंड इकाई मुखिया। और मुखिया क्या करता था, कर किसको देता था, कर किसको देता था, कंपनी को। तो संपूर्ण जो कर या टैक्स जो देता था, कौन देता था, कंपनी को, मुखिया। मुखिया यहाँ पर जो है वो अपने कृषकों या फिर जितने भी गांव वाले थे उन सभी से यहाँ पर कर इकट्ठा करता था और मुखिया कंपनी को जो है वो कर देता था। तो ये बात हमें देखने को मिलती है। हमें देखिए पहले में हमने बात की थी कि यहाँ पर कर्षक होता है, उसके बाद में जमींदार होता है और फिर कंपनी होती है। क्या, जमींदार, कंपनी और कर्षक, ये देखने को मिलता है। जिसमें जमींदार यहाँ पर कृषि का यहाँ पर जो है वो स्वामी होता है, भूमि का स्वामी होता है। इसके अलावा सेकंड में हमने बात की थी कर्षक वह कंपनी की बात की थी। किसके बारे में, कंपनी की, जिसमें कर्षक क्या है, भूमि का क्या है,
स्वामी देखने को मिलता है। क्या? स्वामी। तृतीय में यहाँ पर बात करें, तृतीय, तो तृतीय में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर कि कर्षक है, कर्षक की जगह कर्षक है, बट यहाँ पर बीच में आ जाता है कौन? यहाँ पर कौन आ जाता है? मुखिया। और मुखिया कौन सा? गांव का मुखिया। और फिर आता है कंपनी, तो कंपनी आती है, तो गांव के मुखिया से कहीं ना कहीं जो है वो कर लेती थी। और गांव का मुखिया क्या करता था? सभी कर्षकों से कर वसूल कर जो है वो कंपनी को देता था। ये बात आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। हमने सभी बंदोबस्तों के बारे में अध्ययन किया। हमारा आर्थिक यहाँ पर जो है वो कारण हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सामाजिक और धार्मिक यहाँ पर जो है वो कारणों के बारे में और चर्चा करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। आर्थिक कारण हमारा कंप्लीट हो गया है, सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी इसके आगे यहाँ पर बात करें तो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करेंगे सामाजिक व धार्मिक कारण। तो सामाजिक व धार्मिक कारणों के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, सामाजिक और धार्मिक कारण में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो भारतीयों को यहाँ पर जो है वो तुच्छ प्राणियों की तरह यहाँ पर समझा जाता था। किसी प्रकार की कोई यहाँ पर जो है वो उनको यहाँ पर इज्जत यहाँ पर नहीं दी जाती थी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता था कि यहाँ पर भारतीयों को यहाँ पर जो है वो हीनता की दृष्टि से देखते थे। क्या? यहाँ पर पहला कारण आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भारतीयों को हीनता की दृष्टि से देखते थे। इसके अलावा बात करें हम तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो भारतीय धर्म में हस्तक्षेप, ये कारण भी हमें देखने को मिलता है। भारतीय धर्म में हस्तक्षेप के बारे में बात करें तो यहाँ पर धर्म में हस्तक्षेप को लेकर यहाँ पर जो है वो बात करें क्या क्या हस्तक्षेप किया गया। तो हस्तक्षेप ये किया गया कि भारतीय धर्म में यहाँ पर जो है वो सती प्रथा पर रोक लगाई। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ यहाँ पर जो है वो किया गया। तो ये बात हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि भारतीय धर्म में हस्तक्षेप कहीं ना कहीं हुआ है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है? भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। रीति रिवाज में कहीं ना कहीं यही आ गया, विधवा पुनर्विवाह सती प्रथा। ये जो प्रथाएं थी कहीं ना कहीं रीति रिवाजों में अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। और इसका विरोध यहाँ पर जो है वो रूढ़िवादी व्यक्ति थे, उनके द्वारा काफ़ी विरोध यहाँ पर जो है वो किया गया कि आप हमारे धर्म में इतना परिवर्तन क्यों कर रहे हो हमारी इजाज़त के बगैर। तो ये सभी कारण हमें देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिलता है ईसाइयों को लेकर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिली कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा यहाँ पर जो है वो भारत में आए। और उसके बाद में यहाँ पर सभी को देखने को मिलता है कि ईसाई जो है अपने धर्म की प्रचार प्रसार किया जाने लगा। और ईसाई अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था, करने के साथ में जो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता था उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार यहाँ पर जो है वो मिलता था। पैतृक संपत्ति जो है वो उनके अधिकार में यहाँ पर जो है वो रहती थी। इसके अलावा प्रचार प्रसार करने का उनको यहाँ पर जो है वो छूट दी गई। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ईसाई मिशनरियों को यहाँ पर इस छूट के या फिर इतनी आज़ादी मिलने की वजह से यह देखने को मिलता था कि काफ़ी सारे भारतीय यहाँ पर जो है वो लोगों के द्वारा यहाँ पर अपना धर्म चेंज किया गया। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है वो भारतीय लोगों के द्वारा यहाँ पर अंग्रेजों को द्वारा यहाँ पर जो है वो काफ़ी विरोध यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बात करें देखिए
केस के बारे में सबसे पहले यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है 1833 में। 1833 के चार्टर अधिनियम चार्टर अधिनियम में क्या था? 1833 में चार्टर अधिनियम में क्या था? चार्टर अधिनियम में यहाँ पर जो है वो ईसाई मिशनरियों के धर्म का प्रचार प्रसार करने की इजाज़त मिले। तो इसी को लेकर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है विरोध। तो चार्टर अधिनियम यहाँ पर लागू किया गया 1833, जिसमें ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार करने की यहाँ पर अनुमति मिली। इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिला, क्या देखने को मिला? इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिलता है क्या? एक यहाँ पर अधिनियम और देखने को मिलता है। एक अधिनियम क्या है यहाँ पर? धार्मिक। क्या? धार्मिक में कौन सा मिलता है? ये तो हमें मिला था 1833 का चार्टर अधिनियम। और यहाँ पर धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, ये कौन सा? 1856। कौन सा? धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856 यहाँ पर जो है वो लागू किया गया। इसमें यहाँ पर जो है वो क्या था? इसमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिला कि यहाँ पर जो है वो ईसाई धर्म परिवर्तन के बाद भी, या ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद भी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। क्या माना गया? कि पैतृक संपत्ति का यहाँ पर जो है वो हकदार रहेगा। धर्म ग्रहण कर लिया फिर भी पिछले धर्म की जो है वो संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती थी, उसका हकदार वो रहेगा। तो 1856 का अधिनियम कौन सा था? धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। इसके पहले यहाँ पर चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा यहाँ पर जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की इजाज़त मिल गई थी। इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है वो भारतीय लोगों के द्वारा काफ़ी विरोध यहाँ पर किया जाने लगा। तो हमें यहाँ पर सामाजिक व धार्मिक कारणों में यही बात हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा और यहाँ पर जो है वो क्या यहाँ पर देखने को मिलती है कि यहाँ पर क्या देखिए, इसमें हमें यहाँ पर बात करें तो 21वीं धारा के अंतर्गत यहाँ पर जो है वो ये बात हमें देखने को मिलती है, ये प्रचार प्रसार की। क्या? धारा 21। तो धारा 21 के अंतर्गत यहाँ पर जो है वो ये बात देखने को मिली। और ये संपूर्ण बातें हमने सामाजिक धार्मिक कारणों के बारे में बातें अध्ययन किया। इसके बाद में हम बात करेंगे किसके? सैनिक यहाँ पर कारण। सभी एक बार नोट डाउन करेंगे। हमने बात कर ली सामाजिक व धार्मिक कारणों के बारे में अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं सैनिक कारण। क्या? सैनिक कारण में क्या क्या यहाँ पर कारण देखने को मिला? पहला कारण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो भारतीय सैनिकों को विदेश, या यहाँ पर बोल सकते हैं समुद्र पार भेजने लगे। तो इसको लेकर यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो भारतीय सैनिकों का यहाँ पर विरोध यहाँ पर देखने को मिलता था। इसके अलावा यहाँ पर चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, ये भी हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता था, सैनिक कारण। इसके अलावा तीसरा हमें क्या देखने को मिलता था? तीसरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता था कि इंडियन
इंडियन पोस्ट, क्या, इंडियन पोस्ट, या फिर जिसे बोल सकते हैं इंडियन एक्ट, पोस्टल एक्ट, क्या कह सकते हैं, इंडियन पोस्टल एक्ट के द्वारा जो सैनिक यहाँ पर थे उनको डाक यहाँ पर जो है वो फ्री डाक यहाँ पर जो है वो भेजने की यहाँ पर जो है वो इजाज़त थी, बट उसको अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर बात करें इंडियन पोस्टल एक्ट के अनुसार भारतीय सैनिकों के द्वारा फ्री डाक भेजने की प्रक्रिया को समाप्त किया। तो इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और फ्री में इनकी यहाँ पर जो है वो डाक टिकट यहाँ पर डाक भेजी जाती थी उनको समाप्त कर दिया। तो इसको बंद करना ही कहीं ना कहीं सैनिकों का विरोध यहाँ पर देखने को मिला। और सबसे मेन बात, या फिर इसे बोल सकते हैं तात्कालीन कारण, तात्कालीन कारण। तो तात्कालीन कारण के रूप में आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर चर्बी युक्त, क्या, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, तो ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमने तात्कालीन कारण में बात किया चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। इसमें क्या हुआ, तात्कालीन कारण क्यों था कि यहाँ पर एनफील्ड, क्या, एनफील्ड राइफल यहाँ पर जो है वो एक लाई गई, एनफील्ड राइफल यहाँ पर जो है वो लाई गई। इसमें जो कारतूस डलते थे वो बोले जाते थे कि यहाँ पर चर्बी युक्त है, चर्बी युक्त यानी गाय व सुअर की चर्बी से बनाए गए हैं। उसको मुंह से तोड़कर जो है वो इस राइफल में यहाँ पर जो है वो डाला जाता था, उसके बाद में यहाँ पर जो है वो उसको यूज किया जाता था। तो इस वजह से एनफील्ड राइफल जैसे ही आई और कारतूसों का प्रयोग यहाँ पर जो है वो मुंह से तोड़कर यहाँ पर इसमें डालकर किया जाने लगा। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है वो इसका विरोध किया गया। इससे पहले ही बात करें तो इससे पहले यहाँ पर जो है वो क्या थी, ब्राउन वेल, क्या थी, ब्राउन वेल। तो ब्राउन वेल यहाँ पर जो बेल, यहाँ पर जो है वो बेल या बेस, सॉरी समझ आऊँगा, ब्राउन बेस। तो ब्राउन बेस यहाँ पर जो है वो पहले की राइफल थी, बट उसको चेंज करके उसकी जगह पर क्या कर दिया गया, एनफील्ड राइफल लाया गया और उसमें यहाँ पर जो है वो एक कारतूस डाले गए चर्बी युक्त, और उसका यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि उसका विरोध यहाँ पर जताया जाने लगा। तो बात करेंगे कैसे क्या विरोध यहाँ पर किया गया। प्रारंभिक घटनाओं के बारे में घटनाक्रम यहाँ पर देखेंगे, क्या करेंगे, क्रांति का प्रारंभ। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ हम अध्ययन करेंगे, प्रारंभ कैसे हुआ। हमने संपूर्ण कारणों के बारे में अध्ययन किया। यहाँ पर हमने पहले बात किया था सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सभी कारणों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर प्रारंभ कैसे हुई, या बात कर सकते हैं यहाँ पर 1857 की क्रांति का प्रारंभ। तो प्रारंभ कैसे क्यों हुई उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कहाँ पर यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ पर प्रारंभ हुई उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए प्रारंभ को लेकर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। प्रारंभ को लेकर बात करें तो प्रारंभ किसकी बात कर रहे हैं हम, 1857 की क्रांति का प्रारंभ के बारे में बात करते हैं। प्रारंभ देखिए कहाँ पर हुआ, जनवरी यहाँ पर जो है वो 1857 की बात हो रही है। तो जनवरी 1857 यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कहाँ पर, दमदम। कहाँ पर, दमदम। दमदम स्थान कहाँ पर देखने को मिलता है, ये पश्चिमी बंगाल, क्या, पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर देखने को मिलता है। सेकंड यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है फरवरी 1857 में।
तो फरवरी 1857 में यहाँ पर जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, बहरामपुर। कहाँ पर, ये भी कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में। तो देखिए फर्स्ट हमने बात की जनवरी 1857, द्वितीय हमने बात की यहाँ पर फरवरी 1857। तो सेकंड यहाँ पर फरवरी 1857 बहरामपुर, और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कब होती है, 29 मार्च 1857। ये कहाँ पर, बैरकपुर। कहाँ पर, बैरकपुर। तो ये यहाँ पर देखने को मिली। अब बात करते हैं, देखिए ये प्रारंभ कब हो गई, 29 मार्च 1857। भारत में कहाँ पर, भारत में यहाँ पर पहले भी हुई जनवरी 1857 में, फिर फरवरी में, फिर 29 मार्च 1857 को ज़्यादा यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो भगदड़ यहाँ पर मच गई। यहाँ पर सुनिश्चित कब की गई थी, 31 मई 1857 को यहाँ पर जो है वो सुनिश्चित की गई थी कि यहाँ पर जो है वो प्रारंभ होगी, क्या होगी, प्रारंभ होगी कौन सी, 1857 की क्रांति। तो क्रांति का प्रारंभ की बात करें तो कब होनी थी, 31 मई यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है 1857 की। बट यहाँ पर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में यहाँ पर जो है वो एक छावनी यहाँ पर देखने को मिलती है, बैरकपुर की छावनी। क्या छावनी, तो छावनी का सैनिक था, क्या था, सैनिक था, क्या था, सैनिक था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे यहाँ पर जो है वो बैरकपुर छावनी का यहाँ पर जो है वो कौन सी थी, 34वीं तो 34वीं यहाँ पर इन्फेंट्री यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर बैरकपुर की छावनी 34वीं इन्फेंट्री में यहाँ पर सैनिक थे, और इसमें यहाँ पर जो है वो किसके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा यहाँ पर जो है वो विद्रोह यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आगाज कर दिया गया, और विद्रोह यहाँ पर किया गया। इसके द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, किसके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा। तो मंगल पांडे के द्वारा यहाँ पर जो है वो अंग्रेजी अधिकारी थे, अंग्रेजी अधिकारी देखने को मिलता है, अंग्रेज अधिकारी कौन देखने को मिलता है, बात करें यहाँ पर दो अधिकारी यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट बाग, पहला अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग, इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन। दो यहाँ पर अधिकारी थे, इनकी क्या कर दी, हत्या। तो इन दोनों की हत्या कर दी, और इनकी हत्या करने के बाद में यहाँ पर देखने को मिलता है कि 8 अप्रैल 1857 को यहाँ पर जो है वो मंगल पांडे को जो है वो फांसी की सजा दे दी जाती है। तो ब्रिटिश यहाँ पर सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है वो क्या कर दी जाती है, अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर 8 अगस्त, कब, 8 अगस्त तो समझ आऊँगा, अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। ये बात करें, देखिए यहाँ पर बात हुई हमने इसके बारे में, इसी के साथ में हम बात कर ले इधर मंगल पांडे से रिलेटिव बात। तो मंगल पांडे, यहाँ पर मंगल पांडे कहाँ का था, मंगल पांडे यूपी का गाजीपुर का निवासी था। अंग्रेजों के द्वारा 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो अंग्रेजों की अदालत के द्वारा यहाँ पर 8 अप्रैल 1857 की फांसी 1857 को यहाँ पर ईस्वी को फांसी की सज़ा दे दी गई, और जो है वो मंगल पांडे को फांसी हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो ये तीनों यहाँ पर जो है वो जनवरी 1857, फरवरी 1857 और उसके बाद में 29 मार्च 1857 में एक क्रांति जो यहाँ पर जो है वो इनके यहाँ पर जो है वो जो चलाए थे वो तो ख़त्म हो गए, बट इसके बाद में यहाँ पर जो है वो इस क्रांति का प्रसार हुआ, और काफ़ी यहाँ पर प्रांतों के द्वारा विद्रोह किया गया। तो संपूर्ण जानकारी किस तरीके से प्रसार हुआ
प्रसार के बारे में हम यहाँ पर जो है वो संपूर्ण जानकारी कल के वीडियो में अध्ययन करेंगे। फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। संपूर्ण जानकारी जितनी भी मैंने बताई है आप यहाँ पर जो है वो अपने नोट्स में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, जिससे आपको बाद में याद करने में सहूलियत यहाँ पर जो है वो देखने को मिले। वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए, एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।